मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा कंफ्लिक्टिंग रीजन है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए एनर्जी हब भी है। यूएस जो ग्लोबल हेजेमनी क्लेम करता है और इजराइल को मिडिल ईस्ट में अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर मानता है, ईरान के राइज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। आज इस वीडियो में जिस समय पर इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है, हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से ईरान, इजराइल और यूएस एक दूसरे के आमने सामने दिखते हैं, क्या क्या उसके डायमेंशंस हैं और क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो यूएस और इजराइल की इनसिक्योरिटी है वो ईरान के राइज के साथ बढ़ती जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो इजराइल और यूएस हिस्टोरिकली ही आपको साथ में नहीं दिखते हैं। टिल 1979 ईरान पूरी तरीके से प्रो यूएस देखने को मिलता था, लेकिन 1979 में पहली चीज हुई होस्टेज क्राइसिस ऑफ इन यूएस एम्बेसी, जब आपको ईरान के अंदर यूएस एम्बेसी में यूएस कॉन्सुलर्स को होस्टेज बनाया जाते हुए देखा गया। दूसरी चीज, वहां एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया जो पूरी तरीके से एंटी वेस्ट पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट था। 1917 का वो साल है और आज 2024 है। तब से लेकर आज तक यूएस और ईरान के बीच में 36 का आंकड़ा है, उन दोनों की नहीं बनती है। और यूएस किसी भी तरीके से नहीं चाहता है कि ईरान का राइज हो, क्योंकि वो यूएस की आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, मिडिल ईस्ट की रीजनल स्टेबिलिटी और यूएस की मिडिल ईस्ट में हेजेमनी को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। रीजंस अगर देखे जाएं तो एक दूसरे को ये मिडिल ईस्ट में थ्रेट की तरह देखते हैं। ईरान के लिए यूएस का इंटरफेरेंस मिडिल ईस्ट में एक एंटी वेस्ट पर्सपेक्टिव है, एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की तरह देखता है ईरान उसे। साथ ही साथ ईरान का राइज यूएस के लिए उसके इंटरेस्ट को थ्रेट प्रोवाइड करता है। ये फियर्स जो हैं, ये जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, एक ग्लोबल हेजेमनी यूएस के बीच में और एक मिडिल ईस्टर्न मेजर पावर ईरान के बीच में, ये किसी एक कारण की वजह से नहीं है। इसमें आपको मल्टीपल रीजंस देखने को मिलते हैं जो जियोपॉलिटिकल हैं, मिलिट्री रीजंस हैं, एज वेल एज आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं, जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आगे देखा जाए इन रीजंस के अलावा, तो जो सबसे मेजर रीजन है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान को किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने दिया जा सकता, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाता है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं, तो वो इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा। इजराइल हमेशा इनसिक्योरिटी में जिएगा कि कहीं उसे दुनिया के नक्शे से ही साफ ना कर दिया जाए। इसलिए इजराइल एक कट्टर विरोधी है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। जब 2015 में JCPOA या फिर जिसे हम ईरान यूएस न्यूक्लियर डील बोलते हैं, उसमें भी इजराइल आपको एक कंप्लीट अपोजिशन में बैठा हुआ दिखता है और यूएस के इस फैसले से कि उन्होंने ईरान को उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने के लिए अलाउ कर दिया है, उसके कंप्लीटली अगेंस्ट था। इवेंचुअली 2016 में जब ट्रंप आए तो उन्होंने इस डील को यूनिलेटरली खत्म कर दिया और वापस से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जिसमें काफी हद तक इजराइल का भी एक मेजर रोल देखने को मिल रहा था इस यूनिलेटरल डिसीजन के पीछे। अगर देखा जाए, मैंने जैसा आपसे बोला, जो प्राइमरी कंसर्न है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तेहरान कंटिन्यूअसली क्लेम करता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल एक्टिविटीज के लिए है, लेकिन वेस्ट का ऐसा मानना नहीं है। वेस्ट को लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स चाहता है जिससे अपने इस रीजन के अंदर, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, वो एक मेजर पावर की तरह उभरता हुआ देखे और एक सिंगल ऐसी पावर बन के उभरे जो इस्लामिक वर्ल्ड के इंटरेस्ट को वेस्ट से बचा सके और इस रीजन के अंदर, मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर अपनी हेजेमनी क्रिएट कर सके। न्यूक्लियर कैपेबल ईरान, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो जो मिडिल ईस्ट के अंदर बैलेंस ऑफ पावर है, आज की डेट में मिडिल ईस्ट के अंदर बैलेंस ऑफ पावर दो तरीके से देखा जाता है। एक है ईरानियन सपोर्टेड या रशियन सपोर्टेड रेजिम्स, दूसरी है यूएस सपोर्टेड या फिर प्रो इजरायली रेजिम्स, जिसमें आपको यूएस सपोर्ट में आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिल जाएगा, विच इज द लीडिंग द सुन्नी वर्ल्ड। ईरान आपको रशियन सपोर्टेड देखने को मिल जाता है, विच इज लीडिंग द शिया वर्ल्ड। इजराइल भी आपको प्रो यूएस देखने को मिलता है, इसलिए आपको सऊदी और इजराइल में फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा रिलेशंस खराब होते हुए नहीं दिखते हैं। रिसेंटली दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ एक इनफॉर्मल वर्चुअल मीटिंग भी की है, जो दर्शाता है कि सऊदी अरेबिया इज मूविंग टुवर्ड्स इजराइल, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ईरान के दबने में है, इजराइल का इंटरेस्ट भी ईरान के दबने में है। और जब दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त की तरह देखा जाता है, इसलिए सऊदी और इजराइल भी आपको साथ आते हुए दिखते हैं। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो वो सऊदी के लिए भी बुरा है, वो इजराइल के लिए भी बुरा है और वो यूएस रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बुरा है, यूएस रीजनल हेजेमनी के लिए भी बुरा है, जो वो मिडिल ईस्ट में क्लेम करती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये
न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया ईरान, तो सबसे पहली चीज तो बैलेंस ऑफ पावर आपको इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज, इजराइल और यूएस के लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट दिखेगा। यूएस के जितने भी अलाइड पार्टनर्स हैं मिडिल ईस्टर्न रीजन में, उनके लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिल सकता है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, यहां आपको ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज देखने को मिल रही हैं। आपको न्यूक्लियर साइट जो है ईरान की वो देखने को मिल रही है ननाट्स में, फोर्डो में, अरक में, इस्फहान में। जो यूरेनियम माइन है ईरान की वो संघान में और याज्द में देखने को मिल रही हैं। साथ के साथ मिलिट्री साइट आपको परचिन में देखने को मिल रही है। रिसर्च रिएक्टर्स आपको तेहरान में देखने को मिल रहा है और अनडिक्लेयर्ड साइट्स आपको वरामिन और तुर्कुज आबाद में देखने को मिल रही है। इसमें दो चीज जो कंसर्न कर रही है, एक तो है वो मिलिट्री साइट दैट इज परचिन, और दूसरा जो दो अनडिक्लेयर्ड साइट हैं विच आर नॉट अंडर द सर्विलेंस ऑफ IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज तुर्कुजाबाद एंड वरामिन। ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बढ़ाती हैं इजराइल की भी और ईरान और यूएस की भी। आगे बढ़ते हैं। ये जो इजराइल का एग्जिस्टेंशियल फियर है न्यूक्लियर ईरान को लेकर, इसका कारण ये है कि इजराइल ईरान को एक मेजर थ्रेट की तरह देखता है और एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखता है। उसका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। ईरान का जो होस्टाइल रिटोरिक है, ईरान जिस एजेंडा पे काम करता है वो कंप्लीटली एंटी वेस्ट है और एंटी इजराइल है। ईरान का सीधे शब्दों में कहना है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है, इजराइल को वाइप करना चाहता है ऑफ द मैप, जिसकी वजह से इजराइल का जो डर है, इजराइल की जो इनसिक्योरिटी है वो भी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखती है। इजरायली लीडर्स ने रिपीटेडली ये चीज एम्फेसाइज की है, बार बार इस चीज को दोहराया है कि उनका कमिटमेंट पूरी तरीके से ईरान को किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बेसिकली एक्वायर ना करने देना है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान के पास किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स जाएं, क्योंकि उसके लिए वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और चाहे इसके लिए उसे इंटरवीन ही क्यों ना करना पड़े उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो आज की डेट में होता हुआ दिखता है। इजराइल किसी भी तरीके से ईरान को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने दे सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्ट ईरान की वार्निंग देखने को मिल रही है इजराइल को कि ट्रिगर पे हैंड्स हैं, तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये न्यूक्लियर वेपन्स पर्सपेक्टिव से बोली जा रही है बात या फिर नहीं बोली जा रही है। थोड़ा टाइम पहले एक न्यूज भी आई थी, एक चर्चा हुई थी कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है, कॉज वहां सीज्मिक वेव्स डिटेक्ट की गई थी, जिसका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा शैलो था, जो दर्शाता है कि ऐसी सीज्मिक वेव्स आपको न्यूक्लियर टेस्ट से भी बनती हुई दिख सकती हैं, राइज होती हुई दिख सकती हैं, जिसके बाद भी इजराइल और यूएस की इनसिक्योरिटी आपको मैनीफोल्ड्स बढ़ती हुई दिखी थी। यूएस सिक्योरिटी इंटरेस्ट और न्यूक्लियर ईरान, यूएस के लिए अगर मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान है, वो कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी को चेंज करेगा और ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो एंटी वेस्ट पर्सपेक्टिव में, एंटी इजराइल पर्सपेक्टिव में रीजन के अंदर लड़ रहे हैं, उनको भी और मजबूती प्रोवाइड करेगा और यूएस और इजराइल के एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं वीक करेगा। अब ये प्रॉक्सीज कौन कौन है? हम उन्हीं प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं जो पिछले कुछ टाइम से आप कंटिन्यूअसली न्यूज में सुनते आ रहे हो, चाहे वो यमन के हाउदीज हो, चाहे वो लेबनान के हिजबुल्लाह हो, चाहे वो गाजा का हमस हो। तो ये तीनों जो प्रॉक्सीज हैं, अगर ईरान ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होगा तो इनकी भी स्ट्रेंथ आपको बढ़ती हुई दिखेगी, रीजनल स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता हुआ दिखेगा। यूएस एलाइड पार्टनर्स जो हैं वो वीक होते हुए दिखेंगे, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ईरान के सामने कम होती हुई दिखेगी और कहीं ना कहीं यूएस का से उस रीजन में आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। यूएस ने इजराइल को सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया है और बाकी गल्फ स्टेट को सपोर्ट किया है, और अगर न्यूक्लियर ईरान बन जाता है तो जो उसके अलायंसेस हैं उनको अंडरमाइन किया जा सकता है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एक न्यूक्लियर कैपेबल ईरान यूएस के लिए एक यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, जो अपनी ग्लोबल हेजेमनी वो मेंटेन करना चाहता है। इसके को आप इस तरीके से और देख सकते हैं, एक थ्योरी होती है हमारी जियोपॉलिटिक्स के अंदर जिसे हम बोलते हैं एशिया पिवट थ्योरी। एशिया पिवट थ्योरी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी को ग्लोबल ऑर्डर पे रूल करना है तो उसका एक पिवट हमेशा एशिया में होने की जरूरत है, और यूएस इस पर डेडिकेटेडली इस पे काम करता है और हमेशा वो एशिया में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, जब हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, यूएस वैसे पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हुआ आया है, लेकिन जब हम बात करते हैं अरब वर्ल्ड की, जब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, तो यूएस की पॉलिसी यहां डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाली नहीं है। यूएस चलता है अरब एक्सेप्शनलिज्म पर, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अरब एक्सेप्शनलिज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यूएस का मानना है कि इस्लाम और डेमोक्रेसी साथ में नहीं चल सकते, और कहीं ना कहीं यूएस का इंटरेस्ट भी इसमें है कि अगर वहां मोनार्की बनी रहेंगी,
और उस मुनार को यूएस के साइड में लिया जा सके तो पूरे देश को अपनी साइड लिया जा सकता है। अगर वहां डेमोक्रेसी आ गई तो पब्लिक ओपिनियन मैटर करना शुरू हो जाएगी, जो हो सकता है यूएस के इंटरेस्ट में काम ना करे। इसलिए पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का प्रचार करने वाला यूएस अरब एक्सेप्शनलिज्म पर चलता है और अरब वर्ल्ड में या मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात नहीं करता है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, अगर डेमोक्रेसी को इंप्रूव नहीं करने की बात करता है तो अरब स्प्रिंग क्या खेल है? ये जो 2010-2011 के अंदर ट्यूनीशिया से आपको जो जैस्मीन रिवॉल्यूशन या अरब स्प्रिंग शुरू होता हुआ दिखा था, जिसे हम डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, तो अरब एक्सेप्शनलिज्म और ये अरब स्प्रिंग दोनों साथ में फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो आपको यह भी समझने की जरूरत है कि जिस देश में यूएस ने इंटरफेयर किया है इन द नेम ऑफ अरब स्प्रिंग, दे ऑल वर सपोर्टेड बाय द रशियन रजीम। यूएस कभी भी उस देश में डेमोक्रेसी प्रमोट करने की बात नहीं करेगा, उस मोनार्की में डेमोक्रेसी प्रमोट करने की बात नहीं करेगा जहां यूएस बेसिकली एलाइड पार्टनर्स बैठे हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, फॉर एग्जांपल यूएई, फॉर एग्जांपल बहराइन। तो आपको इन सब जगह कहीं भी आपको यूएस इंटरफेयर करता हुआ नहीं दिखेगा, डेमोक्रेसी लाता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे उन देश में जरूर एंटर करता हुआ दिखेगा जहां रशियन सपोर्टेड मोनार्क्स बैठे थे या बैठे हैं। और आपको यह भी समझने की जरूरत है कि जहां जहां भी यूएस ने अरब स्प्रिंग के नाम पे इंटरफेयर किया है वह देश बर्बाद हो चुका है, चाहे वो इराक हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो ट्यूनीशिया हो, चाहे वो सीरिया हो। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि आज जो मेजोरिटी ऑफ द डिस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, जो डिस्टेबलाइज्ड रीजन आपको देखने को मिल रहा है मिडिल ईस्ट का, उसके लिए काफी हद तक यूएस भी रेस्पॉन्सिबल है। और ईरान उसी पर्सपेक्टिव पे चलता है कि यूएस का अगर इंटरफेरेंस इस रीजन में कम कराया जा सकता है तो स्टेबिलिटी को लाया जा सकता है। और यूएस का यह मानना है कि अगर इस रीजन में ईरान का राइज हो गया तो यूएस का से इस रीजन से कम होता हुआ दिखेगा। तो आई गेस आपको समझ में आई होगी ये बात कि मिडिल ईस्ट में यूएस की क्या पॉलिसी है और ईरान का राइज करना किस तरीके से यूएस के लिए एक नुकसान का सौदा हो सकता है। ईरान प्रॉक्सी वॉर में भी काफी हद तक इन्वॉल्व रहता है। जब हम प्रॉक्सी वॉर की बात करते हैं तो ईरान के काफी सारे प्रॉक्सी पार्टनर्स हैं जिसे हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसमें हम हिजबुल्लाह, हमस और हाउदीज की बात करते हैं। तो अपना ईरान इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने की कोशिश करता है मिडिल ईस्ट में थ्रू दीज प्रॉक्सीज और मिलिशियाज। अब ये क्या है? ये हिजबुल्लाह है, ये इराक में जो शियाइट मिलिशियाज हैं, जो ईरान सपोर्टेड शियाइट मिलिशिया, जो शिया मिलिशिया आपको फंक्शन करते हुए दिख जाते हैं, वो भी ईरान सपोर्टेड ही हैं। गाजा के अंदर हमस है और यमन के अंदर हाउदीज हैं। ये यूएस एलाइज के लिए एक मेजर चैलेंज है और उनके इंटरेस्ट को, उनके कंसर्न्स को, उनकी सेंसिटिविटीज को काफी ज्यादा हर्ट करते हुए दिखते हैं ये प्रॉक्सीज, और साथ के साथ रीजन को डिस्टेबलाइज भी करते हुए दिखते हैं और यूएस और इजराइल की सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेट करते हुए भी दिखते हैं। साथ के साथ ईरान का इन्फ्लुएंस भी रीजन के अंदर एक्सपेंड करते हुए दिखते हैं, जो यूएस और इजराइल दोनों ही नहीं चाहते हैं। अब इसमें देखा जाएगा तो मैंने यहां आपके सामने पीपीटीज में डिफरेंट नाम ऐड किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे मिलिशियाज हैं जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है इन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गाजा में बात कर रहे हैं तो गाजा के अंदर आपको हमस देखने को मिल जा रहा है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद देखने को मिल जा रहा है। इराक के अंदर आपको कतैब हिजबुल्लाह देखने को मिल जा रहा है, असैब अल हक देखने को मिल जा रहा है, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा देखने को मिल जा रहा है, बद्र ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जा रही है, कतैब सैयद अल शुहादा देखने को मिल जा रहा है। बहराइन के अंदर अल अस्तर ब्रिगेड्स, सराया अल मुख्तार, यमन के अंदर अंसार अल्लाह जिसे हम हाउदीज भी बोलते हैं, गाजा के अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस, लेबनान के अंदर आपको हिजबुल्लाह देखने को मिल जा रहा है, यमन के अंदर आपको जैसे मैंने बोला अंसार अल्लाह या फिर हाउदीज देखने को मिल जा रहे हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है पूरे रीजन में डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहा ईरान तो अपने प्रॉक्सी पार्टनर्स के थ्रू अपने इन्फ्लुएंस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जो भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है यूएस के लिए भी और इजराइल के लिए भी। आपने जो रिसेंट आपको वॉर चलती हुई दिखेगी, इसमें इजराइल ईरान वॉर बहुत बाद में स्टार्ट हुई। पहले ईरान के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो प्रॉक्सीज हैं, वही इजराइल से लड़ते हुए दिख रहे थे। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमस और यमन में हाउदीज। अब इराक और सीरिया में जब हम बात करते हैं कि ईरान का क्या इंफ्लुएंस है, समझने की कोशिश कीजिए। 2013-14 के अंदर यूएस इंटरफेयर करता है सीरिया के अंदर। सीरिया के अंदर उस टाइम पे जो रूल कर रहे थे, अभी भी वही रूल कर रहे हैं, उनका नाम है बशर अल असद। असद को पूरी तरीके से ईरान सपोर्ट कर रहा था क्योंकि यूएस असद को हटाने की कोशिश कर रहा था। और जब असद को उन्होंने सपोर्ट किया और असद को नहीं हटा पाया यूएस, तो कहीं ना कहीं आज की डेट में सीरिया में ईरान का काफी ज्यादा इंफ्लुएंस देखने को मिल जा रहा है। इराक में अपने शियाइट मिलिशियाज के थ्रू ईरान अपनी इंफ्लुएंस बढ़ा पा रहा है, एक शिया डोमिनेटेड पार्टनर की तरह, एक शिया लीडर की तरह इराक को भी अपने कंट्रोल में करके बैठा है। और ये जो इंफ्लुएंस बढ़ रही है यूएस के लिए और इजराइल के लिए अच्छी नहीं है।
जैसे इसमें आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि असद की रिजीम ने अलाउ किया है कि मिलिट्री प्रेजेंस बना सके ईरान, और आपको पता है सीरिया इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है इन द रीजन ऑफ गोलन हाइट्स, तो वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए भी बुरा है। इजराइल ने अपनी प्रेजेंस बना रखी है इराक के अंदर, जिससे वो कहीं ना कहीं शियाइट मेजोरिटी गवर्नमेंट को अपने हिसाब से चलने पे बेबस या मजबूर कर देता है, जो भी रीजन की स्टेबिलिटी के लिए और इजराइल और यूएस के लिए ठीक नहीं है। ये जो एक्सपेंशन हो रहा है पावर का ईरान का थ्रू प्रॉक्सीज, थ्रू अलायंसेस, थ्रू इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द रीजन, वो कहीं ना कहीं रीजनल इंस्टेबिलिटी का कारण बना हुआ है और यूएस के लिए एक कंसर्न भी बना हुआ है। आगे देखते हैं, अगर आइडियोलॉजिकल राइवलरी देखी जाए, आइडियोलॉजिकल राइवलरी देखो सीधी सीधी ये है, एक तो थियोक्रेसी है, ईरान इस्लामिक पर्सपेक्टिव पर रन करता है। दूसरी चीज उसे पता है कि किसी भी तरीके से वेस्ट को इस रीजन से बाहर करना है, क्योंकि अगर वेस्ट को इस रीजन से बाहर नहीं किया तो ईरान का उस रीजन में एक बड़ा से होना, एक इंपॉर्टेंट से होना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो कंप्लीटली एंटी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पर चलता है, स्पेशली आफ्टर इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ 1979। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ईरान का जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो अपना जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन है उसे बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना है, बाकी कंट्रीज में भी आपको इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता हुआ दिखे, और यूएस और इजराइल को काउंटर करना उसका एक मेजर कंसर्न है। ईरान की लीडरशिप ने सीधे सीधे बोला है कि उनका पर्सपेक्टिव एंटी वेस्टर्न है, एंटी इजराइल है, और साथ के साथ उन्होंने अपने आप को जो रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रहा है अगेंस्ट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन द मिडिल ईस्ट, जो बार बार यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज आपको मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करती हुई दिखती हैं, उसके खिलाफ ईरान एक लीडरशिप रोल लेता हुआ दिखता है और उनके इन्फ्लुएंस को रीजन से कम करने की कोशिश करने की बात करता है, और बाकी सबका सपोर्ट भी इसमें चाहता है। ईरान के जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे एक स्टेटमेंट आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है, ईरान रियल फैंटेसी इज टू टेक ओवर मुस्लिम वर्ल्ड, पैलेस्टीन इज जस्ट अ फसाड। मतलब ईरान का जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर बन के उभरे, जो आज की डेट में कुछ समय, अब तो खैर मैं नहीं बोलूंगा ऐसा कि सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, पर कुछ समय तक आपको यूएस सपोर्टेड सऊदी अरेबिया ही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर की तरह देखने को मिलता था। लेकिन आज की डेट में ईरान की रेलेवेंस बढ़ गई है, ईरान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर की तरह देखता है, और पैलेस्टीन एक फसाड है, पैलेस्टीन एक दिखावा है जिसके थ्रू वो इस्लामिक वर्ल्ड में अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है, और पैलेस्टीनियन कॉज के थ्रू दुनिया भर के मुस्लिम्स का सपोर्ट भी इकट्ठा करने में हेल्प कर बेसिकली सक्षम है, हो पाया है अब तक। काफी हद तक मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड आपको ईरान को सपोर्ट करता हुआ दिख जाएगा। इवन इन इंडिया, जब आपको हिजबुल्लाह के चीफ की डेथ होती हुई दिखी थी, तब भी आपको इंडिया में प्रोटेस्ट होते हुए दिख गए थे। जब ईरान के किसी लीडर को मारा जाता है तब भी आपको इंडिया में प्रोटेस्ट होते हुए दिख जाते हैं बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन। अब ऐसे ही बाकी कंट्रीज में भी होते हुए दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान ग्लोबली भी मुस्लिम पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, और वही उसका स्ट्रेटेजिक गोल भी है। अब इसमें रोल ऑफ एनर्जी और जियोपॉलिटिकल लेवरेज क्या है? अगर आप ईरान की लोकेशन देखते हैं जो इस मैप में आपको देखने को मिल रही है, दिस इज ईरान। यहां हमारे पास एक चोक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये आपको देखने को मिलता है, ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को। ये एक मेजर ट्रेड रूट है ऑयल और गैस का। अगर ईरान ने इस पे कंट्रोल पा लिया तो काफी हद तक वो एनर्जी सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकता है दुनिया की, और स्पेशली इस रीजन की। इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी ईरान का इन्फ्लुएंस या ईरान का डोमिनेशन किसी भी तरीके से यूएस, इजराइल और यूएस एलाइड पार्टनर्स इन द रीजन के लिए अच्छा नहीं है। मिडिल ईस्ट वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको यह भी समझने की जरूरत है, ईरान के पास दुनिया के सबसे ज्यादा नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, जो आपको पर्शियन गल्फ में देखने को मिलते हैं। लगभग 41% ऑफ द टोटल नेचुरल गैस रिजर्व्स आपको ईरान में देखने को मिलते हैं। इसलिए ईरान एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो कहीं ना कहीं यूएस डिलेमा में भी है कि उसे पूरी तरीके से खत्म भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी का एक इशू बन जाएगा। इजराइल के साथ भी सेम इशू है, लेकिन साथ ही साथ ईरान का डोमिनेशन दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। तो वो एक असमंजस में है फिलहाल कि ईरान को किस तरीके से टैकल किया जाए। कंप्लीटली वाइप आउट अब कर नहीं सकते, और ईरान रुकने का नाम ले नहीं रहा है। तो मिडिल ईस्ट वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज हैं, रीजन को क्रूशियल बनाता है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। ईरान का मेजर कंट्रोल है की मैरीटाइम रूट्स पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता हुआ दिखता है। अब इससे वो उसको एक बार्गेनिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, लेवरेज प्रोवाइड करता है कि वो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट्स को कंट्रोल कर सके। और अगर पूरी तरीके से पर्शियन गल्फ में ईरान ने अपनी चलानी शुरू कर दी तो जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, रूल बेस्ड ऑर्डर है, वो आपको इंपैक्ट होता हुआ दिख सकता है, जिसकी वजह से एक सीरियस कंसर्न खड़ी हो सकती है ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल फाइनेंसेस के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी। और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशंस इजराइल के भी इंपैक्ट होंगे और यूएस के भी इंपैक्ट होंगे।
आगे देखते हैं IRGC, इसका मतलब है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। सी 1979 में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उस रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो राइज हुए उनका नाम था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC। ये एक आइडियोलॉजिकल यूनिट है, एक आइडियोलॉजिकल बेसिकली फोर्स है, एक सेना है जो इस्लामिक शिया इस्लामिस्ट पर्सपेक्टिव को स्प्रेड करने की कोशिश करती है विद इन द रीजन। और आज की डेट में जब मैं बोल रहा हूं कि आपसे वो थियोक्रेसी है, मतलब एक शरिया लॉ के अंडर चलने वाला देश है ईरान, तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आपको IRGC ये बनता हुआ दिखा था। इसका मेन कंसर्न क्या है कि ये मिलिट्री के थ्रू ईरान की पावर को शोकेस करने की कोशिश करता है, ईरान की पावर प्रोजेक्शन करता है थ्रू मिलिट्री मींस। IRGC रेस्पॉन्सिबल है जितने भी प्रॉक्सीज काम कर रहे हैं, जिनकी भी हम बात कर रहे थे अभी, सारे प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने के लिए भी IRGC मेजर रोल प्ले करता है। साथ के साथ जितनी भी मिलिटराइज्ड गवर्नेंस है वो ईरान को एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट बनाती है। अभी IRGC का प्रेजेंस होना, IRGC का प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना, IRGC का सऊदी को, इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट देना या डायरेक्ट नुकसान पहुंचाना ईरान को एक मेजर थ्रेट बना देता है फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली फॉर द US एंड इजराइल। अब रशिया और चाइना फैक्टर क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जहां US अपोजिशन में बैठा है वहां रशिया भी आपको उस दोस्त के साथ बैठा हुआ दिख जाएगा। यहां वो दोस्त है ईरान, तो रशिया आपको ईरान के साथ पार्टनरशिप करता हुआ दिखता है। जब रशिया ईरान के साथ पार्टनरशिप करता हुआ दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि US की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। ईरान अलाइनमेंट बढ़ा रहा है रशिया के साथ, चाइना अपने इकोनॉमिक बेसिकली जो है पर्सपेक्टिव से उनको इंप्रूव कर रहा है ईरान के साथ, तो दोनों ही तरीके से सिक्योरिटी डायनेमिक्स जो हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, क्योंकि ईरान की साइड से भी दो मेजर पावर्स आ चुकी हैं और US के लिए जो उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा है ईरान के साथ, वो रिलेटिवली आपको डिक्लाइन होती हुई दिखती है। रशिया ईरान को सपोर्ट करता है पूरी तरीके से, जबकि चाइना अपने इकोनॉमिक टाइज जो है वो बढ़ा रहा है थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। और डिस्पाइट सैंक्शंस ईरान और चाइना के इकोनॉमिक टाइज या इकोनॉमिक रिलेशंस आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते हुए दिखते हैं। ये ईरान की पोजीशन को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, साथ के साथ US के लिए भी एक मेजर चैलेंज है अपनी इन्फ्लुएंस और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो वो मिडिल ईस्ट में रखता है या मिडिल ईस्ट में मेंटेन करने की कोशिश करता है। साथ में US और इजराइल वर्ल्ड का यह मानना है कि दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोनों ने साथ मिलकर अब तक भी काम किया है, दोनों आपको अलग अलग तरीके से नहीं है। जब मैं इजराइल बोल रहा हूं मिडिल ईस्ट में, तो आप समझ जाइए कि बात US की ही चल रही है। तो US और इजराइल को साथ मिलकर काम करना चाहिए ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। किस तरीके से? सैंक्शंस लगाओ, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करो किनको, जितने भी अलाइड पावर्स हैं जो वेस्टर्न अलाइज हैं, और डायरेक्ट एक्शंस भी उनके ऊपर लो। जैसा आपने रिसेंटली देखा कि साइबर अटैक किया गया ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वैसे डिप्लोमेटिक एफर्ट जिनके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं कि लिया गया था ईरान और US की न्यूक्लियर डील के लिए, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इजराइल उससे परेशान था, इजराइल उसके अपोजिशन में था और इवेंचुअली US उससे विड्रॉ करता हुआ दिखता है। रिसेंटली आपको देखने को मिल रहा है कि जो ईरान का एक्सपेंशन हो रहा है, जो पावर एक्सपेंशन हो रहा है इन द रीजन, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको इंडिविजुअल अटैक्स करते हुए दिख जाता है इजराइल। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली आपने कासिम सुलेमानी की एसेसिनेशन देखा, जो ईरान के टॉप कमांडर हैं, जो बेसिकली आपको प्रॉक्सीज को डील करते हुए दिखते थे, जो ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। कंक्लूजन हम इस तरीके से देखते हैं कि जो फियर है US के, जिस वजह से US डरा हुआ दिखता है हमें कहीं ना कहीं, और जो ईरान डरा हुआ दिखता है, वो एक आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी रूटेड है और साथ के साथ न्यूक्लियर कंसर्न्स तो हैं, रीजनल इंस्टेबिलिटी का इशू है और आइडियोलॉजिकल अपोजिशन का इशू है। मतलब 3 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव, दूसरा एस्पेक्ट रीजनल स्टेबिलिटी, तीसरा एस्पेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम ईरान। तो ये तीनों चीजों को जब आप देखते हो तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल अपोजिशन, तो जो मैंने एंटी-वेस्ट पर्सपेक्टिव बताया, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो इन तीनों को आप कंक्लूजन में देख सकते हो कि ये 3 मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपको ईरान और US जो है अपोजिशन में दिख रहे हैं। एक जो ईरान जो है कंटिन्यूसली जो एक बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस की बात करता है, रीजन में अपनी इंपॉर्टेंस को कंटिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश करता है, वो डायरेक्टली US और इजराइल के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को चैलेंज करता हुआ दिख रहा है। तीसरा, इस थ्रेट को मैनेज करने के लिए जो जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी बोला, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईरान एंड इजराइल, इट्स ऑल्सो अबाउट US, इट्स ऑल्सो अबाउट रशिया, इट्स ऑल्सो अबाउट चाइना इन द रीजन। और तीनों ही मिडिल ईस्टर्न रीजन में अपनी हेजेमनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जियोपॉलिटिक्स में नोबडी इज योर परमानेंट फ्रेंड, नोबडी इज योर परमानेंट एनिमी, the only things which are permanent are interests। और चाइना और रशिया के इंटरेस्ट इस टाइम पे ईरान के साथ लाई करते हैं, और US का इंटरेस्ट पूरी तरीके से हमेशा की तरह इजराइल के साथ लाई करता हुआ आपको दिखता है।
आई गेस इस पूरी वीडियो में आप काफी हद तक समझ चुके होंगे कि आखिर इजराइल, यूएस और ईरान के साथ दिक्कत क्या है, क्यों दोनों आपको अपोजिशन कैंप्स में खड़े हुए दिखते हैं और कैसे ईरान एक मेजर परेशानी का सबब बना हुआ है यूएस के लिए। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच गाइज। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हैव अ गुड डे।